सीए फाउंडेशन नवंबर 20 स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और लिल्हा एजुकेशन सेंटर भी आपको तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए। यस सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, इन्वेंट्री ऑफ योर सीए फाउंडेशन सिलेबस। इंपॉर्टेंट फिर से अगेन इसलिए क्योंकि दिस इज वन चैप्टर विच यू हैव नॉट रेड इन योर 11th एंड 12th। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि आप अपने 11th एंड 12th में नहीं पढ़ते हैं और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं जो कि आपको सीए फाउंडेशन के स्टेज में कवर अप करना होता है। ठीक है, सो ऐसा ही एक चैप्टर हमारा है इन्वेंट्री का। तो आइए इन्वेंट्री के बारे में पहले समझते हैं। पहले इन्वेंट्री स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन्वेंट्री से हम लोग क्या समझते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड यहाँ पर जो हम लोग गुड्स कहते हैं तो गुड्स का मतलब ये होता है कि दोज विच आर परचेज्ड फॉर द रीसेल पर्पस और विल बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। आप या तो फिर उसको रीसेल करेंगे, वो चीज़ें जो कि आपने परचेज किया फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, या आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करेंगे। तो इन्वेंट्रीज बेसिकली दो टाइप की हमारी कंसर्न्स होती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स और ट्रेडिंग कंसर्न्स। अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए जाएंगे तो क्योंकि वो लोग सिर्फ गुड्स खरीदते हैं और गुड्स खरीद करके बेचते थे, तो फिर उनके लिए आपका जो टाइप ऑफ इन्वेंट्री में आता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडेड गुड्स आता है। मतलब जो गुड्स उन लोगों ने खरीदा और खरीद करके बेच दिया, सिर्फ ये आता है आपका ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए। ठीक है, मगर अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए तो देखिए उनके लिए इन्वेंट्री क्या क्या चीज़ें काउंट करती है। उनके लिए एक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश गुड्स होता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स होता है, पैकिंग मटेरियल होता है। ये चीज़ें इन्वेंट्री के रूप में काम करती हैं। ठीक है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए रॉ मटेरियल जो उन लोगों ने खरीदा। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये हुआ कि वो आइटम्स जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल फेज में भी नहीं है और फिनिश गुड्स फेज में भी नहीं। रॉ मटेरियल क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर काम होना, मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो गया है मगर साल के अंत में वो पड़ा हुआ है। होता है ना, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ों में टाइम लगता है। तो सपोज करो किसी चीज़, कोई अगर ऐसा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, हम लोग ऐसा फिनिश गुड्स बनाते थे जिसमें 10-15 दिन का टाइम लगता है, तो 31 मार्च को वो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में गया तो मगर कंप्लीट उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाया, तो वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स जिसका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर आपके और भी चीज़ें आती मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होते हैं? ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स वो होते हैं विच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टोर्स स्पेयर्स आते हैं, ग्रीस आ गया, मोबिल आ गया, सब चीज़ें आ गई, विच आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर वो लोग यूज़ नहीं हुए हैं, बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो फिर दे आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। एंड देन यू हैव पैकिंग मटेरियल। तो पैकिंग मटेरियल क्या होता है आपका? पैकिंग मटेरियल जो आप गुड्स को, फिनिश गुड्स को जो पैक करते हो, अगर उसका भी अगर आपके पास में अगर बचा हुआ है देन दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग मटेरियल। तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमको इन्वेंट्री चैप्टर में हमको यहाँ पर मेजरली जो कवर अप करना है इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब मेनली हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को डिटरमाइन करने से जुड़ा हुआ। हमको जो मेन काम जो कि करना है वो है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को डिटरमाइन करना। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को डिटरमाइन करने के आपके दो वैल्यूएशन टेक्निक्स होते हैं। एक होता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और दूसरा होता है आपका नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कि आपके दो मेथड्स होते हैं डिटरमाइन करने के। एक हो गया आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और दूसरा हो गया आपका नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर में अब देखिए हमारा क्या क्या आता है। एक आता है आपका इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, दूसरा आता है इन्वेंट्री विच इज़ ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। पहले तो हिस्टोरिकल और नॉन हिस्टोरिकल में समझा देता हूँ। हिस्टोरिकल में मतलब हम लोग पुराना प्राइस लेंगे, नॉन हिस्टोरिकल में हमको पुराने प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो टेक्निक्स, पहले मैंने कहा हिस्टोरिकल, दूसरा मैंने कहा नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में आप पुराना प्राइस लोगे
पुराना कॉस्ट प्राइस उठाओगे, जबकि नॉन हिस्टोरिकल में आप यहाँ पर पुराने आपको कॉस्ट से कोई मतलब ही नहीं होता है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सी व्हाट इज द परचेज प्राइस, वो परचेज प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस क्या रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हिस्टोरिकल, नॉन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल के अंदर में अब जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो इन्वेंट्री जो कि आपस में ऑर्डिनरी तरीके से इंटरचेंजेबल होती है या जो कि इंटरचेंजेबल नहीं होती है। जैसे मैंने कहा कि सपोज करो मेरे पास में दो पेन हैं इसी टाइप के, मेरे पास में एक्चुअली कोई ऐसा आइटम नहीं दिखाई दे रहा है, दो पेन है, या इसी टाइप के मेरे पास में 100 पेन हैं, ठीक है, इसी सेम टाइप की मेरे पास में 100 पेन्स है। अब ये 100 पेन्स आपस में इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल बोले तो फिर अब आप ये नहीं बता सकते हो कि ये जो पेन मैंने पकड़ा हुआ है अगर मैं उन 100 पेन में अगर मिक्स कर दूंगा तो कौन सी पेन थी, ठीक है, तो ये इंटरचेंजेबल हुआ। जबकि जो इन्वेंट्री नॉट इंटरचेंजेबल होती है वो स्पेसिफिक होती है, वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया जाता है। जैसे मैंने अपने लिए एक स्पेसिफिक इस टाइप की पेन बनवाया, दिस इज अ डिफरेंट पेन, ठीक है, दिस इज नॉट इंटरचेंजेबल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ये एक स्पेशल टाइप के पेन है, मैं जो भी आइटम्स बनाता हूँ वो स्पेशल टाइप का बनाता हूँ, दे आर नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, ये लोग ऑर्डिनरी तरीके से आपस में इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं। इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल या इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, जो इन्वेंट्री आपकी आमतौर पर इंटरचेंजेबल होती है वो अलग, और वो और कुछ इन्वेंट्रीज ऐसे भी होती हैं जो कि आमतौर पर आपकी इंटरचेंजेबल नहीं होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वो इन्वेंट्री जो कि आमतौर पर आपकी इंटरचेंजेबल नहीं होती हैं, वहाँ पर तो आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड काम करता है, मतलब आप वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो और आपको उसकी कॉस्ट जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर ये जो इन्वेंट्री है, ये जो मेरी इंटरचेंजेबल है, बाकी इन्वेंट्रीज के साथ में मिक्स हो जाएगी, इसको वैल्यू करने के लिए हमको अलग अलग मैथड्स दिया हुआ है, जैसे फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा मैं स्पेसिफिक टाइप की इन्वेंट्रीज बनाता हूँ, स्पेसिफिक टाइप का गुड्स बनाता हूँ, ठीक है, ये बनाया, मतलब ये सब अलग अलग स्पेसिफिक आइटम्स हैं, ठीक है, गुड्स है मेरे पास में, मैं हर स्पेसिफिक आइटम्स अलग अलग बनाता हूँ, दे आर नॉट इंटरचेंजेबल, मतलब हम इसकी वैल्यू को अलग बता सकते हैं, इसकी वैल्यू को अलग बता सकते हैं, दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। तब तो वहां पर आपको पता है कि इसको बनाने में आपको कितना कॉस्ट किया, इसको बनाने में मेरा 1000 कॉस्ट किया, इसको बनाने में मेरा 200 रुपये कॉस्ट किया। अगर मेरे पास में साल के अंत पर ये आइटम पड़ा हुआ है तो मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा 1000, अगर ये आइटम पड़ा हुआ है मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा 200 रुपये। मगर अगर ये इन्वेंट्री आपस में इंटरचेंजेबल हो जाए, ये इन्वेंट्री कैसा हो जाए, ये इन्वेंट्री आपस में इंटरचेंजेबल हो जाए, मेरे पास में 100 पेन है एक ही जैसी है, विच इज इंटरचेंजेबल विच विथ ईच अदर, आपस में एक दूसरे में बदलाव हो सकता है, इंटरचेंजेबल है, तो फिर ऐसे केस में अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फीफो, लीफो या वेटेड एवरेज का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब अब देखो, इस टाइप की पेन मेरे पास में 100 बचा हुआ है, हो सकता है उसमें से 30 मैंने कभी खरीदा था, 50 मैंने कभी खरीदा था, 80 मैंने कभी खरीदा था, खरीदा भी बेचा भी, खरीदा भी बेचा भी। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर वैल्यू करने के लिए फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज मैथड का, वेटेड एवरेज प्राइस मैथड का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। इन मैथड्स पर अभी हम लोग ध्यान से ही बात को समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान समझिएगा, जो आपकी इन्वेंट्री को वैल्यू होगी वो होता है कॉस्ट और नेट रिलायसेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। अभी हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ को निकालने का तरीका सीख रहे हैं, हम लोग बस खाली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को निकालना सीख रहे हैं। ध्यान समझिएगा, दिस इज नॉट एक्चुअल इन्वेंट्री वैल्यू, ये एक्चुअल इन्वेंट्री वैल्यू नहीं। इन्वेंट्री तो क्या होती है, इन्वेंट्री इज कॉस्ट और नेट रिलायसेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री इज कॉस्ट और नेट रिलायसेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। हम क्या चीज़ सीख रहे हैं, हम निकालना सीख रहे हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्यों निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि अपने लोग यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट मैथड सीख रहे हैं। अगर हम नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मैथड की बात करें तो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मैथड आपका काफ़ी आसान होता है। दिस इज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप अपनी सेलिंग प्राइस में कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं एंड आप उसकी कॉस्ट प्राइस को डिटरमाइन कर लेते हैं।
चलिए एक काम करते हैं, कुछ चीज़ों को जैसे उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। हमको जैसे यहाँ पर हमको टेक्निक सीखना है फीफो मेथड की, हमको यहाँ पर टेक्निक सीखना है फीफो मेथड की। तो फीफो मेथड के अंदर में हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान समझिएगा। अंडर फीफो मेथड अगर हम सबसे पहले बात करें, हम जो टेक्निक सीखने वाले हैं, वो है आपका फीफो। ठीक है, फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका गुड्स पहले आया वो पहले आपने इशू कर दिया, जो गुड्स आपका पहले आया वो गुड्स आपने पहले इशू कर दिया। जैसे सपोज करो मैं ये पेन 2 बार खरीदता हूँ, एक बार मैंने 30 पेन खरीदा 10 रुपये के हिसाब से, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा। एक बार मैंने ये पेन 30 पेन खरीदा 10 रुपये के हिसाब से, दूसरी बार मैंने 20 पेन खरीदा 12 रुपये के हिसाब से। मैंने कहा जो पहली बार मेरी परचेज़ है, ध्यान सुनिएगा, जो मेरी पहली परचेज़ है, फर्स्ट परचेज़ है, इसको मैंने खरीदा था 30 पेन्स, कितने रेट के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से। जो मेरी सेकेंड पेन है, जो मेरी सेकेंड परचेज़ है, इसमें मैंने 20 पेन्स खरीदा था एट द रेट ₹12। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इशू किया, यहाँ पर लेट्स से 25 पेन्स। ठीक है, तो अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मेरा इशू प्राइस क्या होगा, हम क्या कहें कि हमने जो इशू किया है पेन, वो कौन सी पेन इशू किया है। क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे पास में 2 पेन तो एक ही है, पेन तो ये इंटरचेंजेबल है, मतलब ये एकदम एक जैसी है। आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी पेन आपने इशू किया है, 10 वाली पेन इशू किया या 20 वाली पेन इशू किया, क्योंकि सब जब जा करके एक साथ स्टॉक में मर्ज हो जाएगा, तो फिर मर्ज ही पेन दिखाई देगा। आप ये नहीं बता सकते कि ये वाली पेन 10 वाली पेन है या ये वाली पेन 12 वाली पेन है, क्योंकि दे आर इंटरचेंजेबल। आई होप अब आप लोग मतलब समझ रहे होंगे। दीज पेन्स आर व्हाट, दीज पेन्स आर इंटरचेंजेबल विद ईच अदर। आप ये नहीं बता पाओगे कि सर इसमें से कौन सी 10 वाली पेन है, कौन सी 12 वाला पेन है। तो जब आप 25 पेन जब आप इशू कर रहे हो, तो फिर इस केस में आपको जो इशू प्राइस रखना है, आपका जो इशू प्राइस होना चाहिए, ये इशू प्राइस होना चाहिए आपका यहाँ पर 10 रुपये। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो के हिसाब से आप क्या मानते हो, जो आइटम पहले आया वो आइटम आपने पहले इशू कर दिया, जो आइटम आपके पास में पहले आया वो आइटम आपने पहले इशू कर दिया। अच्छा, अब आपके पास में यहाँ पर अगर हम लोग कहें तो बैलेंस क्या बचा होगा, आपके पास में बैलेंस 25 पेन्स बचा है। कितना पेन्स बचा है? 25 पेन्स का बचा है। इसमें से जो आपका 5 पेन्स है ये 10 वाला है, और जो आपका 20 पेन्स है ये आपका 12 वाला है। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, आपके पास में जो बैलेंस बचा है ये 25 पेन्स का बचा है। इसमें से जो आपका 5 पेन्स है वो 10 वाला है, जो 20 पेन्स है वो आपका 12 वाला है। तो आपका 5 × 10 हो गया 50, और 20 × 12 हो गया 240। टोटल आपका आ गया यहाँ 290 रुपीज़। आई होप ये क्लियर है सभी को। ये हमारा टोटल हमारा बैलेंस बचा रह गया। ठीक है, अगर सपोज करो इसी केस में अगर मैंने इशू को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा कि मैंने इशू किया है लेट्स से 35 पेन्स, तो पता है इसका इशू प्राइस कैसे निकालोगे आप? इसका इशू प्राइस आप ऐसे निकालोगे कि आप कहोगे पहले जो हमारी 30 पेन्स है ये तो हमारा 10 वाला गया, और जो 5 पेन है ये हमारा 12 वाला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 30 पेन्स आपका 10 वाला गया, 30 × 10 300। जो 5 पेन आपका गया वो आपका 12 वाला गया,
तो 5 इंटू 12 ये आपका 60 चला गया। तो टोटल जो आपने 35 पेन इशू किया था, जो आपने 35 पेन्स इशू किया है, इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी आपकी, इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी आपकी 360। अच्छा, जो आपके पास में बैलेंस बचा हुआ है वो देखो, वो कौन सा बैलेंस है? जो आपके पास में बैलेंस बचा हुआ है ये है 15 पेन्स का, और ये बस और बस 12 रुपये के हिसाब से है, तो ये आपका आया 180। आई होप ये एकदम क्लियर है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये एकदम प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर होगा। ठीक है, इस मेथड से आप एक चीज़ और सीखते हो। क्या चीज़ सीखते हो ध्यान समझना। जो आपका बैलेंस बचा हुआ रहता है ना, जो आपका बैलेंस रहता है ना, अगर हम कहें जो हमारा इन्वेंट्री का बैलेंस है ना, वो हमेशा लास्ट रिसीव्ड प्राइस के हिसाब से वैल्यूड होता है। ठीक है, जो आपका इन्वेंट्री का बैलेंस है ना, जो आपका लास्ट रिसीव्ड प्राइस होता है, उसी के हिसाब से आप उसको वैल्यू करते हो, और किसी हिसाब से आप उसको वैल्यू नहीं करते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ अ कंडेंसर विच ही यूजेस वाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट्स। ठीक है, तो दिसंबर 4 ये इसने जो है रिसीव किया, परचेज कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसका परचेज का ये आ गया। ठीक है, तो ये 4 दिसंबर को परचेज कर रहा है 900 यूनिट्स 50 रुपये के हिसाब से। 10 दिसंबर को रिसीव कर रहा है 400 यूनिट्स 55 के हिसाब से, एंड सो ऑन। 1600 यूनिट्स वर इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर। तो 1600 यूनिट्स इसने जो है इशू कर दिया था, जो है 18 दिसंबर तक ही। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना क्या है? आपको यहाँ पर ये बताना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो अगर हम लोग बात ये कहें तो मेरे पास में जो इन्वेंट्री है, जो आपका टोटल रिसीव्ड यूनिट्स है, ये तो है 2600। जो आपने इशू किया था, इशूड यूनिट्स हैं आपके 1600। तो आपके पास में जो बैलेंस यूनिट्स पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं 1000। ठीक है, अब देखो जो ये बैलेंस यूनिट्स 1000 पड़े हुए हैं, आप लास्ट से देखो, लास्ट से, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला हमेशा चला गया है। तो इसमें फीफो मेथड में इन्वेंट्री को वैल्यू करना सबसे इजी होता है। फीफो मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए बहुत इजी होता है। ठीक है, तो लास्ट वाला आपका जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है 28 दिसंबर का 800 और 200 आपका 19 दिसंबर का 60 रुपये के हिसाब से। तो ये आपका जो वैल्यू निकल करके आएगा, यहाँ पर आपका वैल्यू निकल करके आएगा 200 इंटू 60, 800 इंटू 47, टोटल वैल्यू आपका आ गया इन्वेंट्री का। तो 200 इंटू 60 इस 12,000 और 800 इंटू 47 इस 37,600 प्लस 12,000। यू विल गेट द आंसर ऑफ 49,600। इलस्ट्रेशन नंबर 1। आई होप ये एकदम क्लियर है आप लोगों के लिए, कोई भी डाउट नहीं ना चाहिए मेरे किसी भी स्टूडेंट को। चलिए, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड तो सिंपल था, फर्स्ट मेथड तो हमारा क्लियर हो गया काफ़ी हद तक। बट अब दूसरा मेथड जो कि हमारा है वो है लीफो। लीफो मेथड इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो बाद में आया वो पहले निकल गया।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहता था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहता था कि जो फर्स्ट आया वही फर्स्ट इश्यू हुआ। मगर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहता है आपका? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहता है आपका, इट सेज दैट गुड्स received last is issued first। जो गुड्स आपको बाद में मिला वो आपने पहले इशू किया, ठीक है। ये आपका लीफो मेथड कहता है। अब देखो ध्यान समझना, जैसे फीफो मेथड में तो हम लोग क्या करते थे? फीफो मेथड में तो अपने ये करते थे कि यहाँ पर हम लोगों ने इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए क्या किया था? आपने कहा कि सर अगर 2600 यूनिट मिला है, 2600 में से 1000 यूनिट आपके पास में बचा हुआ है। अब नीचे से आपने देखना स्टार्ट किया, आपने नीचे से देखा, आपने कहा कि सर 800 और 200 यही तो यूनिट्स आपके पास में पड़े हुए होंगे। कौन से यूनिट्स आपके पास में पड़े होंगे? आपने कहा सर 800 और 200 ये तो यूनिट्स आपके पास में पड़े हुए होंगे, यही आपके पास में जो है बैलेंस होगा। 800 200 ये आपके पास में जो है ये आपका बैलेंस होगा, राइट, ये आपका बैलेंस हो गया। बट अगर हम लोग बात को सोचे, ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग बात को अगर सोचे ध्यान से, तो लीफो मेथड में हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो 4 दिसंबर को हमको मिला था ना 1000 यूनिट में से, वही 4 दिसंबर वाला पड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर डेट ऑफ इशू इज critically important and so as to value the inventory we need to prepare a proper record of in and आउट। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर डेट ऑफ इशू से मतलब ये हुआ कि आपको रेसिप्ट किस दिन हुआ, इशू मतलब आपने इन्वेंट्री किस दिन दिया, आपका इन्वेंट्री किस दिन बिका, या कह लो इन्वेंट्री किस दिन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए गया। वो डेट ऑफ इशू इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सो एज टू वैल्यू द इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए वी नीड टू प्रिपेयर अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ इन एंड आउट। आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा इन एंड आउट का, कब इन हुआ कब आउट हुआ, इन चीज़ों का आपको जो है एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लीफो मेथड के हिसाब से। दैट इज़ योर लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में आपको जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यहाँ पर डेट ऑफ इशू को भी कंसिडर करके ही फिर आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू निकालते हैं। सर कैसे करेंगे ये मुझे बताइए। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोगों को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको सिंपल जो है एक टेबल टाइप का एक बनाना पड़ेगा, जो कि मैं भी आप लोग को सिखाता हूँ कि आप उसमें क्या करोगे, ठीक है। मैं बेसिकली 3 चीज़ों को कंसिडर करूँगा, एक तो रेसिप्ट, इशू और बैलेंस। अब यहाँ पर जैसे मेरे पास में रेसिप्ट है, तो रेसिप्ट में मैं लिखूँगा उसका डेट, उसका क्वांटिटी और उसका रेट। एक चीज़ और आएगा यहाँ पर, उसका अमाउंट। ठीक है। इशू की जब हम लोग बात करेंगे तो फिर जस्ट अ मिनट, क्वांटिटी,
रेट अमाउंट, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा एक प्रॉपर एक जो है एक वो बन गया। आपने डेट लिख दिया, डेट का एक कॉलम सबके लिए कॉमन हो गया। रिसिप्ट, इशू और बैलेंस तीनों के लिए अलग बनाने की जरूरत नहीं है। फिर रिसिप्ट, इशू और बैलेंस में तीन चीज़ों के बेसिस पर आप डिटरमाइन करोगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये हम लोग लिखेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, लिफो मेथड के अंदर में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द प्रीवियस एग्जांपल एज्यूम, प्रीवियस एग्जांपल की इंफॉर्मेशन को हमको यूज करना है। एज्यूम दैट द फॉलोइंग इशूज वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, सो एंड सो रिकॉर्ड ऑफ इशू। तो देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रिसिप्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इशू का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको रिसिप्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको इशू का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो रिसिप्ट में आप रिसिप्ट और इशू दोनों के हिसाब से आप बनाओगे। सर 4 दिसंबर को आपको रिसिप्ट हुआ है 950 रुपये के हिसाब से। ठीक है, इस दिन हमने इशू तो कुछ किया नहीं था, मैंने डैश 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 लिख दिया। बैलेंस भी निकालना मेरे लिए यहाँ पर ईजी है, क्योंकि मेरे पास में बैलेंस है 900 क्वांटिटी का 50 रुपये के हिसाब से 45,000। ये तो सिंपल है, ठीक है। मगर आप देखो, लिफो में आपको यहाँ पर इशू की भी इंफॉर्मेशन को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर रेसिप्ट तो आप कर रहे हो अगला 10 तारीख को, मगर इशू आपने कर दिया 20 तारीख को 600 यूनिट्स। दिसंबर 5 आपने यहाँ पर इशू कर दिया 600 यूनिट्स, सॉरी रेसिप्ट नहीं, क्या किया आपने, ये इशू 600 यूनिट्स। इन 600 यूनिट्स का रेट क्या है, रेट है 50। यहाँ पर अमाउंट आया आपका 30,000, बैलेंस आएगा आपका 300, ठीक है, 50 रुपये, 15,000। ये काम हो गया हमारा दिसंबर 5 तक का। अभी अगला इशू आपका 20 दिसंबर को है, रिसिप्ट है आपका 3 बार उसके पहले 10, 11, 19, 10, 11, 19। 10 को 455, 10 को पहले करते हैं, 10 का तारीख का पहले करते हैं। 10 को आपका जो रिसिप्ट है वो 400 यूनिट्स का है, 55 रुपये के हिसाब से रिसिप्ट है, ठीक है। तो 400 × 55 आई गेस आपका 22,000 आ जाएगा। इशू तो आपने कुछ किया नहीं है। अच्छा, अब देखो टोटल अब आपका बैलेंस कितना आ रहा है। टोटल अब आपका बैलेंस यहाँ पर आ रहा है, जैसे आपके पास में पिछला बैलेंस था 300 का, ध्यान देना 300 था, अब 400 और आ गया। तो अब आपके पास में यहाँ पर बैलेंस है 700 यूनिट्स का। 700 यूनिट्स का आपका जो है बैलेंस है, ठीक है। इसमें से मैंने कहा 300 एक तरफ, मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, और 400 एक तरफ, मैं अलग अलग इसको लिखूँगा, ठीक है। 300 एक तरफ, 400 एक तरफ। 300 पहले आया, 400 बाद में आया, 300 पहले आया, 400 बाद में आया, तो 300 एक तरफ, 400 एक तरफ। तो 300 आपका 50 रुपये के हिसाब से है और 400 आपका 55 के हिसाब से है। तो 350 के हिसाब से 15,000, 455 के हिसाब से 22,000। ठीक है। फिर 11 दिसंबर को आपको 300 और यूनिट्स मिला 55 रुपये के हिसाब से। $16,500। तो अब आपके पास में 300 है 50 के हिसाब से, 400 है 55 के हिसाब से, और फिर आपका 300 और है 55 के हिसाब से।
15,000, 22,000, 16,500। आप देख रहे हैं ठीक है, ये 11 दिसंबर तक का मेरा काम हो गया, राइट। अब फिर 19 दिसंबर को फिर से हमको मिला 200 यूनिट 600 रुपये के हिसाब से। दो सौ यूनिट 60 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये। 355, 400 सॉरी 350, 455, 355 और ये डी वाला है आपका 260। तो अब ये आ गया आपका 15,000, 22,000, 16,500, 12,000। फिर 20 दिसंबर को देखो आपने 600 यूनिट्स इशू किया। अब यहाँ से ध्यान से देखना है, 20 दिसंबर को आपने कितना यूनिट्स इशू किया? 600 यूनिट्स इशू किया 20 दिसंबर 20 इशू किया आपने 600 यूनिट्स। तो जब 600 यूनिट्स आपने इशू किया तो अब देखो आप फीफो मेथड नहीं यूज़ करोगे, आप ये 300-400 में से नहीं इशू करोगे, आप नीचे से देखोगे, लीफो के हिसाब से देखोगे। तो फिर लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप सबसे पहले किसको इशू करोगे? आप सबसे पहले 200 वाले यूनिट को इशू करोगे 60 रुपीज़ के हिसाब से। फिर इन 300 यूनिट्स को इशू करोगे 55 के हिसाब से। अभी भी मेरे को 100 यूनिट्स और चाहिए, तो फिर 100 यूनिट्स में कौन सा यूज़ करूँगा? 100 यूनिट्स मेरा यूज़ होगा 400 वाला। तो अब मेरे पास में ये 100 यूनिट्स और इशू हो गया 55 रुपये के हिसाब से। सॉरी, ये बैलेंस में लिख दिया क्या मैंने? सॉरी, गड़बड़ हो गया। हाँ जी, तो मेरा नीचे से इशू हुआ 200 60 के हिसाब से 12,000, 355 के हिसाब से 16,500, 100 यूनिट्स 55 के हिसाब से 5500। ये मेरा टोटल इशू हो गया। ठीक है, मैंने लास्ट से इशू करना स्टार्ट किया है, यहाँ से ये इशू का मेरा प्रोसेस रहा है, मैं ऐसे बढ़ा हूँ। ठीक है, अब जो मेरे पास में बैलेंस पड़ा हुआ है वो देखो कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। आपके पास में जो एक पहले का 300 था 50 वाला, वो तो पड़ा ही है। जो आपका 400 यूनिट था, अब उसमें से बस आपके पास में 300 यूनिट पड़ा हुआ है, वो 55 रुपये के हिसाब से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया 15,000 और ये आ गया 16,500। फिर 28 तारीख को फिर से आपको मिला है 847 रुपये के हिसाब से। $37,600। ठीक है, अब आपका जो बैलेंस है, अब है आपके पास में 350 वाला, एक 300 और है आपके पास में 55 वाला, और एक आपके पास में है 847 वाला।
फिर दिसंबर 29 500 यूनिट आपने इशू किया है। तो 500 यूनिट जो आपने इशू किया है, नीचे से इशू करोगे तो पहले सी वाला इशू होगा 500, ये वाला 47 के हिसाब से। तेईस 500। अब जो आपके पास में बैलेंस पड़ा हुआ है 350, 355, 347। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? यस फ्रेंड्स, एक छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी बीच में इशू में। 600 नहीं था इशू पहला वाला इशू गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, वो 500 था। नेवर माइंड, इसको भी जल्दी से हम लोग सही कर लेंगे। 500 इंटू 50 था, ये आपका इशू था 25,000 रुपये का। अब आपका जो बैलेंस था ये पहला वाला 400 रुपये का था, 400 यूनिट्स का था, 50 रुपये के हिसाब से 20,000। ये जहाँ पर हमने पहला वाला लिखा है, क्योंकि पहला वाला फिर टच ही नहीं हुआ है, तो सिर्फ उसको ज़रा सा चेंज करना पड़ेगा, उसको 400 करना पड़ेगा और उसकी जगह पर मुझे 20,000 करना पड़ेगा। एक ध्यान नहीं दिया या कह लो ओवरलुक हो गया, उस कारण से एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, जिसका खामियाजा हम लोगों को बार बार सुधार करके करना पड़ेगा। तो बेसिकली अब आप देखोगे तो आपके पास में जो टोटल फाइनल जो टोटल आपके पास में बचा है बैलेंस 1000 यूनिट्स बचा है। रेट इसका नहीं बता सकते, मगर इसका जो हम टोटल वो बता सकते हैं, वो हमारे पास में इसकी जो प्राइस बचा हुआ है, इसकी प्राइस है आपकी 50,600। आपके पास में टोटल 1000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, टोटल आपके पास में 1000 यूनिट्स हैं, और जो कि है 50,600 का। आई होप ये बहुत ही सिंपल है और ये क्लियर हो गया। थोड़ा हम लोगों ने ऊपर में एक मिस्टेक एक जगह पर कर दिया था, क्या स्टार्टिंग में एक मिस्टेक एक कर दिया था, इशू 600 नहीं था 500 था, वो मैंने यहाँ पर करेक्ट कर लिया है। स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान दीजिए, गौर करिएगा। वो एक जनरल से एक अकाउंटिंग या कह लो कि बार बार इधर उधर करने के चक्कर में स्क्रीन जो है वो छोटी सी एक मिस्टेक हो गया था। सो यस, एक बार और समझ लेते हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ पर किया क्या इस क्वेश्चन के अंदर में, देखो आप यहाँ पर जो इशू करते जाओगे ना, वो आप अपने बैलेंस के बेसिस पर करते जाओगे, जितना आपके पास में बैलेंस है। और बैलेंस में भी आप ये देखोगे कि जो बाद में आया उसको पहले इशू करना है। जैसे देखो पहली बार हम लोगों ने कब हम लोगों ने गुड्स को रिसीव किया था, आपने गुड्स को रिसीव किया था पहली बार 4 दिसंबर को 900 यूनिट्स को आपने रिसीव किया था, जिसका रेट था 50, ठीक है। मगर आपने जब इशू किया 5 दिसंबर को, आपने जब इशू किया यहाँ पर 5 दिसंबर को, तो 5 दिसंबर को जब आपने इशू किया
तो फिर यहाँ पर इसका रेट आपने लगाया 50, क्योंकि आपके पास में सिर्फ एक ही गुड्स था 50 वाला, तो 50-50 से आपने एडजस्ट कर दिया। अब आपके पास है बैलेंस यहाँ पर पड़ा हुआ है 400 यूनिट्स, 50 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये। अगर हम बात करें कि 10 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 19 दिसंबर, ये 3 डेट हम लोग अलग अलग डेट्स पर गुड्स को सिर्फ रिसीव करते जा रहे थे। 10, 11, 19 हम लोग सिर्फ रिसीव करते रहते, 10, 11, 19 आप सिर्फ यहाँ पर रिसीविंग कर रहे थे और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपने रिसिप्ट किया, आप यहाँ पर बैलेंस लिखते गए। 400 पहले वाला पड़ा हुआ है, 400 ये बी वाला आया, ये 55 के हिसाब से ये आया, ये आपने लिख दिया। फिर 300 भी आया आपका 55 के हिसाब से, ये भी आपने फिर नीचे में लिख दिया, राइट। तो ये इस हिसाब से आप बैलेंस मेंटेन अपना करते हैं। 200 आया 60 के हिसाब से, फिर अपने 60 लिखते हैं। मतलब वो आपके पास में 4 अलग अलग प्राइसेस के गुड्स हो गए, 50, 55, 55, 60, 450, 455, 355, 260, ठीक है। अब इसमें से लास्ट इन जो होगा वो हमारा फर्स्ट आउट होगा। जैसे 20 दिसंबर को हम लोगों ने 600 यूनिट इशू किया, तो अब जब 600 यूनिट जब इशू किया, तो देखो जो सबसे लास्ट में आया था ये आपका 200 यूनिट सबसे लास्ट में आया था, राइट। जो आपका ये 200 यूनिट है ये आपका सबसे लास्ट में आया था। देखो ये 200 यूनिट्स, इसको मैंने सबसे पहले इशू किया 60 के हिसाब से, इसको मैंने सबसे पहले इशू किया, राइट। फिर उसके ऊपर में 300 वाला यूनिट आया था 55 वाला, इसको फिर मैंने इशू किया। फिर भी 100 यूनिट और चाहिए थे, तो फिर ये मैंने 400 में से ले लिया, 400 में से मैंने 100 ले लिया, 55 रुपये का रेट लगाया, 5500 आया। ये मेरे हिसाब से यहाँ तक तो एकदम परफेक्टली क्लियर होगा। मेरे पास में अब जो बैलेंस बचा रह गया वो इस 400 में से 300, इस 400 में से आपका 300 बैलेंस बचा हुआ रह गया, और ये 400 का 400 पूरा का पूरा बचा रह गया। तो इसका मैंने रेट यहाँ पर लिख दिया 450 वाला, 355 वाला, ठीक है। फिर आपने 800 और लिया। अब आपके पास में 3 वैरायटी ऑफ गुड्स हो गए, एक 450 वाला, एक 355 वाला, और एक 800 अभी जो आपने लिया है 47 वाला। अब आपने 50 यूनिट्स और इशू किया यहाँ पर, तो 50 यूनिट्स और इशू किया आपने, तो फिर ये आपका नीचे वाले लास्ट वाले इसमें से चला गया, ठीक है। तो ये आपका 500 यूनिट्स 47 के रेट से चला गया, 23,200 रुपया। अब आपके पास में जो बैलेंस बचा हुआ है, जो बैलेंस देखो ये वाला यूनिट्स में से मेरा क्या है, इसमें से मैंने ये इशू किया है, ठीक है, 500। तो मेरे पास में बैलेंस बचा हुआ है 347 के हिसाब से। बाकी आपके पास में ये ऊपर का बैलेंस एज इट इज़ पड़ा हुआ है, एज इट इज़ पड़ा हुआ है। ध्यान से देखो, आई होप अब जो है किसी भी स्टूडेंट को मेरे डाउट नहीं रहेगा। अब मैंने यहाँ पर टोटल 1000 यूनिट्स का यहाँ पर काउंटिंग कर लिया। फीफो इज़ वेरी इजी टू कंप्यूट, बैलेंस उसका बहुत ही ईजी आप कंप्यूट कर सकते हैं। उसमें आपको ईसो की डेट से ज़्यादा मतलब नहीं होता, उसका बैलेंस बहुत आसानी से निकल आता है। मगर लीफो में अपने को ईसो की डेट का मतलब होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली, अब जैसे मैं ऐसा नहीं कह सकता था कि मेरे पास में जो 1000 यूनिट पड़ा हुआ है वो पूरा 900 इसमें से है, 900 इस वाले में से है, मैं ये नहीं कह सकता था। क्यों नहीं कह सकता था? क्योंकि यहाँ पर 900 यूनिट्स भी तो बीच बीच में इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। जबकि फीफो में क्या है, जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट जाता गया, तो इसलिए उसमें इशू की डेट का कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंस रहता या बैलेंस निकालते हैं। आई होप ये एकदम आराम से बात हमारी क्लियर है। इसमें कोई भी डाउट था फिर ये बताओ, अभी भी कोई भी डाउट किसी मेरे स्टूडेंट को? परफेक्ट। तो आप लोग अब स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज बस हम लोग यहीं तक करेंगे, इसी मेथड तक करेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग और भी मेथड्स को कवर अप करके नेक्स्ट क्लास तक जो है काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग लगा लेंगे। ऑलमोस्ट 3 से 4 क्लासेस लगेंगे इस चैप्टर को अपने कंप्लीट करने में। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।